स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक बहुत मशहूर शायर, एक मोतबर और मुनफरिद कलमकार जिन्होंने तालीम AMU से हासिल की और आपका ताल्लुक यूपी के शहर बिजनौर से है। बहुत सारे मशहूर सीरियल्स आपने लिखे, इश्क सुभान अल्लाह काफ़ी पॉपुलर। हम माशाल्लाह आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम बात कर रहे हैं दानिश जावेद जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद ऑडियंसेस एंड लिसनर्स। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। और दानिश जी, शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी राइटिंग जर्नी से। ये शौक आपको कब और कैसे डेवलप हुआ? शौक की जो इब्तिदा है वो बड़ी अजीब और गरीब है। When I was studying in AMU, that time, उस वक्त में क्या होता था कि जो हमारे दोस्त, हमारा जो लड़कपन का जमाना था वो गैजेट फ्री जमाना था। उस वक्त मोबाइल दूसरे गैजेट नहीं होते थे। रोमांस करने का सिर्फ एक तरीका था और वो था खत लिखना। तो हम अपने दोस्तों के खत लिखा करते थे उजरत। हर खत का पैसा था एक खत एक सिगरेट का पैकेट। वहाँ से शुरुआत की। अब माशाल्लाह वो बहुत सारे दोस्तों की शादी हो गई, सब खुश हैं। कभी कुछ बुरा तो मिसहैप तो नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। ओके, हैप्पी एंडिंग रही आपकी। सब रहती है। बहुत सारे दोस्तों की शादी है और उनकी शादी शुदा जिंदगी मरहूम मिन्नत है मेरी राइटिंग की शुरुआत। सर, आपका ताल्लुक बिजनौर से है और क़यामुद्दीन क़याम जी जो हैं, आम शोर क़यामुद्दीन क़याम बिजनौरी साहब जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से आप ज़रूर मुतासिर होंगे। क्या मैं मानूं कि वो भी आपके लिए रोल मॉडल रहे, या इस तरह से कहें कि इवेंचुअली पोइट्री की तरफ आपका इंक्लाइनेशन का स्टार्ट उनकी वजह से भी हुआ? पोइट्री भी, ये आपने बहुत सही कहा। इनफैक्ट दुनिया में तकरीबन मैं ऐसा समझता हूँ तमाम बच्चे पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन मेरे साथ आज ये रहा कि मुझे अल्लाह ने ऐसे बाप और ऐसे मुशफ़िक़ और ऐसे लर्नेड बाप का साथ दिया कि जो आज तक मैं सारी दुनिया में घूमा काम किया कहा, लेकिन मैंने आज भी ये बड़ी रोशनी की मीनार जिसमें बहुत मौजूद शायरी हो और तसव्वुफ़ हो और सियासत हो, हर मामले में उनकी नॉलेज और उनके जो नतीजे थे वो इतने कमाल थे कि आज भी उनके साथ गुजरा वक्त मुझे कहीं ना कहीं नीड करता है कि वो इसको एक जिंदगी की बेहतर ऊंचाइयों की तरफ ले जाने। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप बता रहे हैं कि आपके रोल मॉडल जो थे वो आपके अब्बा, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मेरे अब्बा और मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह को बड़ी तरह मेरे उस्ताद अफजल जमशेद साहब। आमीन। इन दो लोगों के कदमों में बैठ के मैंने अपनी अदबी ज़बान की ताकत की। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छी शुरुआत, और करेंगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी आवाज़ हमें डिस्टर्ब सी लग रही है, और बहुत अच्छे से हमें दानिश जी आपने बताया कि आपके रोल मॉडल आपके अब्बा रहे। जी बिल्कुल। मेरे वालिद क़यामुद्दीन क़याम साहब बहुत उस्ताद और बड़े शायर थे, और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी में बड़ी खसूसियात थी। ही वो हॉकी प्लेयर एट दिस टाइम। अच्छा। वक्त में बड़े हॉकी प्लेयर थे, और वो भी अलीगरियन थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम, हॉकी की टीम को रिप्रेजेंट करते थे इन 60s। माशाल्लाह। ग्रेट। और साथ में आपने किसी उस्ताद का भी नाम लिया कि वो हम मेरे रूहानी उस्ताद थे अफजल जमशेद साहब। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और राइटर थे। एक मैगजीन आता था उस जमाने में, रूबी, उर्दू का एक मैगजीन था, दिल्ली से निकलता था। अच्छा। रहमान नैयर साहब और अफजल जमशेद साहब मिलकर निकालते थे। रूबी के एडिटर होते थे वो, और वो जो थे वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया, और मैं आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों शख्सियात का आईना आपको खुद उनकी रिफ्लेक्शन नजर आती है अपने काम में या अपनी जिंदगी की वैसी पर्सनालिटी में? बहुत ज्यादा। ग्रेट। अच्छा दानिश जी, बिजनौर से ख्वाबों के शहर मुंबई तक का सफर आपने कैसे तय किया? शुरू से सोचा था कि मुझे जाना है टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, या फिर बाद में इवेंचुअली आपको लगा कि नहीं ये भी मेरा टैलेंट है एंड व्हाई नॉट दिस?
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया। ऐसा था, मेरा जिस फैमिली से ताल्लुक है वहाँ पर वो बड़ा रिलीजियस सी फैमिली है। वहाँ पर तो टीवी और फिल्में देखने पे पिटाई हुआ करती थी बचपन में। जी जी, बिल्कुल फिल्म और टीवी नहीं देखा गया था। बल्कि दिलचस्प वाकया मैं बताता हूँ, जब मेरा पहला शो ऑन एयर हुआ, दूरदर्शन पे शो आता था कितने दूर कितने पास। अच्छा। तो मेरे सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं अपने वालिद को कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे उम्मीद ये थी कि डांट ज्यादा पड़ेगी और एप्रिसिएशन कम मिलेगा। तो मैंने अपने उस्ताद अफसर जमशेद साहब का सहारा लिया। अच्छा। उन्होंने जाके मेरे वालिद को हमवार किया बाकायदा, और जब जिस वक्त वो शो आता था टीवी ऑन करके उसके सामने बैठे और उन्हें मेरा नाम दिखाया और कहा कि देखिए आपके बेटे ने नाम पैदा किया है। इस तरह से हमें उस काम को अप्रूवल मिला। अदरवाइज वालिद साहब तो चाहते थे कि दुनिया का हर बाप जैसा चाहता है कि बेटा उस फील्ड को चुने जो उसका अपना हो। और मेरे वालिद साहब कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हुआ करते थे। आपको उनका पहला फीडबैक याद है कि कमेंट सुन के? हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा अगर तुम जो हम चाहते थे वो करते तो अच्छा। हाँ। अच्छा, ओके। और वो क्या चाहते थे एग्जैक्टली? डॉक्टर, इंजीनियर? वो चाहते थे कि नहीं, नॉट डॉक्टर इंजीनियर, वो चाहते थे कॉमर्स में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद जो है कॉमर्स में नाम कमाऊं। बहरहाल मेरी बैकग्राउंड भी कॉमर्स रही, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, फिर सीए इंटर किया मैंने और डिग्री उनको दी। फिर उनसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा जिंदगी को अपने अंदाज से जीना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत। उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को थोपा नहीं कभी, उन्होंने जो है इम्पोज नहीं किया। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात। मशवरे दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो तो बेहतर है, वैसा कर लो तो बेहतर है, बट टेक ए डिसीजन, आप अपना फैसला खुद करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दानिश जी, हमने सुना कि आप एक लंबा टाइम आपने दिल्ली में भी गुजारा, वहाँ थिएटर किया। थिएटर करने के बाद अमूमन दिमाग में ये आता है लोगों के कि वो एक्टिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन आपने कुछ मुख्तलिफ किया। एक्टिंग की तरफ ना जाने की कोई खास वजह? एक्टिंग की तरफ जाने का कभी रुझान नहीं है। एक्टिंग की तरफ जाने का इनफैक्ट शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई। थिएटर में भी शुरुआत ऐसी हुई। थिएटर में हम दिल्ली में होते थे और दिल्ली में मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर हमने एक एड एजेंसी शुरू की थी और एक ऑफिस किराए पे ले लिया। अच्छा। और हमारे हालात अगंबरी हो गए, इतने खराब हुए कि ऑफिस का किराया देने को भी पैसे नहीं होते। तो हमारे जो दोस्त थे वो जो थे एक्टर थे, हमारे साथ में जो थे, उन्होंने आके हमें बताया कि एक एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया थी फखरुद्दीन अली अहमद साहब की वाइफ बेगम आबिदा अहमद। अच्छा। जी जी। उनका एक ड्रामा ग्रुप था, हम सब ड्रामा ग्रुप। वो एक प्ले कर रही थी जिसका को डायरेक्ट कर रहे थे एशिया के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे बीएम शाह। गालिब के ऊपर वो प्ले था। अच्छा। तो वो उसमें रोल कर रहे थे। उन्होंने कहा आप आइए, आप रोल कीजिए तो कुछ कमाई हो जाएगी, एटलीस्ट हम ऑफिस के किराए के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आप पैसे दें और किराया ऑफिस छोड़ दें। हम हमारा मसला ये था। हम गए वहाँ गए, लेकिन पहली ही स्क्रिप्ट रीडिंग में शाह साहब ने अंदाजा लगा लिया कि ये नॉन एक्टर। अच्छा। उन्होंने जो है हमको बहुत छोटे छोटे से रोल ऑफर किए। हमको समझ आ गया, हमने कहा शाह साहब हम एक्टर वेक्टर नहीं है, और हमने कहा आप हमें अपना असिस्टेंट रख लीजिए। हमने उनकी फाइल पकड़ ली, अपना असिस्टेंट रख लिया। दैट वे जर्नी स्टार्टेड। वो पहला हमारा प्ले हुआ, फिर बीएम शाह साहब कई प्ले किए, लिखे, राइटिंग की शुरुआत वहां से हुई। तो क्या बात, होता चला गया। दानिश जी, पहली जो स्टोरी राइटिंग होती है, राइटअप होता है, एग्जैक्टली इस तरह से लाइक्ड और लव किया जाता है एज अ फर्स्ट चाइल्ड। कितने साल के थे जब आपने अपनी पहली स्टोरी लिखी, और हाउ इंटरेस्टिंग वाज दैट योर एक्सपीरियंस? डिड यू गेट एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन? और ये भी मैं पूछूंगी, उस टाइम ना बच्चे जो होते हैं, अगर आप बच्चे रहे हो तो, या फिर आप अपने यंग एज में यंगस्टर रहे होंगे, उस टाइम भी बहुत ज्यादा फैसिनेशन होता है, फैसिनेटेड होते हैं, इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। किस तरह की आपकी राइटिंग स्टाइल बना? इनफैक्ट मैं अगर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर अपने अंदर मौजूद राइटर की जर्नी की शुरुआत आपको बताऊं, बहुत बचपन से है। अच्छा। लिखना शायद बाद में शुरू किया हो, लेकिन कहानी सोचना बहुत पहले शुरू कर दिया। अच्छा।
यानी जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा था तो जो मेरे इर्द गिर्द कहानियां बिखरी पड़ी होती थी या वाकयात होते थे जी या कहानियां जो मैं पढ़ता था, उन कहानियों में कहीं अपने आप को फिट करता था, उन किरदारों के Right. दरमियान अपने आप को मौजूद पाने Exactly. करने की कोशिश करता था। दानिश जी For बिल्कुल example- सच कहा आपने, ये हम सबके साथ होता है। बिल्कुल सबके साथ होता है। तो वो मैं मसलन बहुत छोटा सा बच्चा था, वो एक स्टोरी हम पढ़ा करते थे अपनी टेक्स्ट बुक में, वो गुलिवर इन लिलीपुट इन गुलिवर टाइप कुछ ऐसी जी 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 हाँ। फॉरवर्ड, जिसमें वो एक बोनो के मुल्क में का जी 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 गुलिवर्स ट्रैवल्स। हाँ, गुलिवर्स ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सबसे पहले उस कहानी में अपने आप को इमेजिन करना शुरू किया। अच्छा उसके बाद फिर ये सिलसिला यूं शुरू हुआ कि वो ऐसा होता है कि बचपन का दिमाग और उस दिमाग में भी जो जिंदगी में आपके लिए कुछ और तय किया होता है, आपने कुछ और सोचा होता है, तो जो नहीं होता उसका होना आप इमेजिन कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा। वहां से कहानी की शुरुआत हुई और मेरे ख्याल में मैंने पहली कहानी अपनी लिखी व्हेन आई वाज इन 11th शायद। अच्छा Quite a young. पढ़ता था तब मैंने वो पहली कहानी लिखी। उसके बाद जो है वो मोहब्बतों की दास्तानें जो है वो मेरे पास वैसी कहानियां बहुत थी, दोस्तों की खत। खुदूत लिखता था, तो उसमें जो है अजीब व गरीब कहानियां आती, इंसिडेंट आते थे, वो कहानियों का रूप लेते चले जाते। क्योंकि मेरा मानना यह है कि राइटर जो खुद महसूस करता है और अपने इर्द गिर्द होने वाली वारदात उस पर मुतासिर करता है, जी हाँ बहुत उनसे सही, कहानियां बनती हैं, उनसे कैरेक्टर मिलते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। सर हमारे साथ एक कॉलर भी है और हम बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ड्रॉप हो गई कॉल। तो कॉलर्स भी सर आपसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं और हमें सवाल जो है भेजा है अहमद अनवर जी ने और पूछते हैं कि क्या एक राइटर के लिए बुक की हेल्प लेनी उसको जरूरी है, पड़ती है, क्या ऐसा होता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राइटिंग तो आपकी राइटिंग सोच का नाम है, लेकिन उस सोच को एक क्राफ्ट चाहिए होता है। जी हाँ दुनिया की हर चीज को एक क्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, इसी तरह राइटिंग को भी क्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप किताबों के जरिए उस फन को, उस क्राफ्टिंग को सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी सोच जो है वो कहानी में तब्दील हो जाएगी। वाह, अच्छी बात यह है, बहुत जो अच्छा। कहानी में तब्दील करने का तरीका यही है कि आप क्राफ्ट जान लें। क्राफ्ट सीखा जाता है और जो क्रिएटिविटी है वो इनबिल्ट होती है। बिल्कुल। बहुत तो अच्छी क्राफ्ट बात। की आपने प्रैक्टिस या कहाँ से सीखना किस तरह शुरू किया, वो आपको कब एहसास हुआ कि यार ये जो मैं लिखता हूँ इसकी कहीं से आपने हेल्प ली या खुद ही बस प्रैक्टिस कर करके बार बार ये ट्रायल एंड एरर के तौर पे? नहीं, मैंने हेल्प ली और हेल्प इस तरह से ली कि मुझे एक बड़ा, किसी भी राइटर के लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से किसी भी राइटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो दूसरे राइटर्स को पढ़े। जी हाँ, और खासकर मुताला जो है, जी हाँ, दुनिया का कोई भी लिटरेचर पढ़े, लेकिन पढ़े वो, उसको बहुत सारी चीजें अपने आप, बहुत सारे बादल छटते चले जाते हैं और चांद सामने आता चला जाता है। मुझे मुताले का बचपन से शौक था। मेरा जो बचपन था वो ऐसा था कि कई बार मैं स्कूल से वक्त पे वापस नहीं आता था और जब मतलब 5th-6th क्लास में पढ़ता था तब की बात, और मुझे घर से मेरे बहन भाई वगैरह कोई या चचा ढूंढने निकलते थे, तो मैं कहीं मोहल्ले में रास्ते में किसी मकान की सीढ़ियों पर बैठा हुआ कोई नॉवेल पढ़ता हुआ मिलता था। ओह, बचपन से आपको शौक था पढ़ने का? कई घंटे गुजर जाते थे। मतलब मुझे याद है कि अगर कहीं रास्ते में राह में चलते हुए कहीं कोई कागज का टुकड़ा, अखबार का टुकड़ा मुझे मिल गया तो मैं उसको भी उठा के पढ़ता था। ओह, इस लेवल की रीडिंग का शौक। हाँ, वो रीडिंग का जो शौक है, पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आपके तजुर्बात में इजाफा करता चला जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी टिप इनफैक्ट। और इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी, सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आज? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए, आपका सब झकास बिंदास एवं फैंटास्टिक है ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, झकाझक। जी सर, सर आपसे मेरा क्वेश्चन था। जी बताइए सर, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आदमी राइटर बनना चाहता है, न्यू राइटर सबको क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। पढ़ने से राइटर बन जाएंगे सर?
बिल्कुल खूब पढ़िए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जो अपना आप लिखें तो वो ये देखिए कि जो फेमस राइटर्स हैं उनकी कहानियों से आपकी कहानी मुख्तलिफ कैसे है, सेल्फ एनालाइज कीजिए। आज के जमाने में 2 तरीके हैं राइटर बनने के। एक हम आज के बच्चे बहुत खुशनसीब हैं, वो इस माना में कि आज अलग अलग मुल्कों ने राइटिंग के लिए स्कूल्स खोले हैं। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FTIA है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। सुभाष देव साहब एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, विस्लिंग वुड, और इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं जहां प्रोफेशनल राइटिंग सिखाई जाती, जो हमारे जमानों में जब हमने शुरुआत की थी तब नहीं होते थे। एक तरीका तो वो है कि आप बाकायदा दूसरे स्पेशलाइजेशन की तरह इसमें स्पेशलाइजेशन करें, कहीं से पढ़ें। और अपने आप सीखने का तरीका ये है कि जो दुनिया के फेमस राइटर्स हैं उनके फनपारे, उनकी तख्लीक और उनके क्रिएशंस नेट पे मौजूद हैं, उन्हें पढ़िए और अपनी लिखी कहानियों से उनका मवाजना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए और देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, फॉर्मेट में कहाँ कमी है, धीरे धीरे आते चले जाएंगे। बहुत सही आपने प्रैक्टिकल आंसर दिया इस क्वेश्चन का कि वाकई अगर राइटर बनना है द यू नीड टू रीड अ लॉट। थैंक यू सो मच अर्जुन रॉय जी। और भी कुछ पूछना है आपको? जी, जैसे सर आप मैनी कैरेक्टर लिखते हैं तो सब कैरेक्टर लिखने के लिए सर आप उस टाइम में क्या करते हैं? आप भी उसी तरह कैरेक्टर में ढल जाते हैं लिखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे कैरेक्टर्स मुझे हंसाते और रुलाते हैं मेरी राइटिंग टेबल पे, मुझसे बातें करते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमें इस तरफ ले चलो या इस तरफ मत लेके जाओ। उतना डूबना पड़ता है राइटिंग में। जी सर, और फिल्म और टेलीविजन ये जो स्क्रिप्ट होता है उसमें आपको क्या डिफरेंट लगते हैं सर? सेम होता है या कुछ फर्क होते हैं? बिल्कुल भी सिर्फ इतना फर्क है जैसे छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर, एक बड़ी सुपरमार्केट। जी बस। जी सर, बहुत थैंक यू अर्जुन जी। एक सवाल मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सर, बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज। सर, अभी जो स्टोरी कंटेंट है वो काफी हद तक अगर हम बात करें तो चेंज हो गया। पहले जो था वो मैसेज ओरिएंटेड कहानियां होती थी, अभी काफी हद तक रोल सेंट्रिक कहानियां, और अब खास करके फिलहाल जो ट्रेंड अभी 1-2 साल में मैं देख रही हूँ वो हो गया है एब्सोल्यूट रियलिटी दिखाने का। तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक दे आर रियली इलस्ट्रेटिंग द सोशल ईवल ऑफ सोसाइटी? और क्या आपको लगता है, वैसे तो कहा जाता है कि दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस, लेकिन ऐसा है नहीं, वो कहीं ना कहीं और उभार रहे हैं, दिख रहा है, लोगों को पता चल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर आपको लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है इस तरह की राइटिंग्स का, स्टोरीज का? आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा स्टोरी टेलिंग है, स्पेसिफिकली फिल्म एंड टेलीविजन, जी हाँ, ये क्या हमारे समाज का रुख तय करता है या समाज का आईना है? ये 2 बड़े बुनियादी सवाल है। तो टू मी ये समाज का आईना है। हमें जैसा हम किसी भी समाज के राइटर्स को जैसा समाज सर्व होता है वो उसका रिफ्लेक्शन अपनी कहानियों में सामने रख देते। मुंशी प्रेमचंद को एक समाज मिला तो उन्होंने ईदगाह जैसी कहानियां लिख के सामने रखी, या गोदान या नमक का दरोगा जैसे रखी। राइट। मंटो को एक दूसरा समाज मिला तो मंटो ने काली शलवार और तोबा टेक सिंह जैसी कहानियां सामने रखी, या इस्मत आपा को एक तो समाज मिला। सलीम जावेद को एक ऐसा समाज मिला कि जो एक गरीब आदमी को सपने बेचने का समाज था, जहाँ पे हर टैक्सी ड्राइवर ये सोचता था कि पीछे बैठी सवारी को एक बार चाटा मारो। हर फुटपाथ के साथ सोने वाला ये सोचता था कि ये एसी वाली खिड़की का शीशा तोड़ दो, पत्थर मार। उनके विजय ने, उनके विजय कैरेक्टर ने, अमिताभ बच्चन ने वैसे ही। तो आज हम जिस समाज में जिंदा हैं उस समाज में गिरावट आई है। वहाँ ऐसी फिल्में या ऐसी कहानियां कहीं और बोली जाती हैं जिनमें मैसेजेस होते हैं, लेकिन उन्हें कोई देखने नहीं आता, उन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता, उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। लोग कहानियों के नाम पे एंटरटेन होना चाहते हैं और एंटरटेनमेंट समाज से निकलता है। तो हमारा समाज हमारे पिछले जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा नीचे आया है, ये हम सब मानते हो जाते हैं। उसी में से कहानियां निकल रही हैं। तो मतलब जैसा समाज है वैसी कहानियां, जैसा लोग पसंद कर रहे हैं वैसा डिलीवर किया जा रहा है। जैसा पसंद तो बात की बात है, जैसा हमारे समाज में हो रहा है हम कहानियां अपने आसपास से ही उठाते हैं। हमारे आसपास कोई वारदात होती है, उसके इर्द हम कहानियां बुनते हैं। हमारे आसपास कोई किरदार होता है, उस किरदार को हम अपनी कहानियों में लाते हैं। तो हमारे समाज में मौजूद किरदार और वारदात दोनों का स्टैंडर्ड थोड़ा कम हुआ है।
अब अगर हम उससे हट के आज से 10-20 साल पहले वाली कहानियों में जाएंगे तो वो फैंटेसी नजर आई। सही। जी जी जी। आपका ख्याल नजर आई। आपके ख्याल में क्या कहानियों से या इस तरह की चीजें लिखने से आपके समाज को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बेहतरी की तरफ? बिल्कुल, किसी हद तक किया जा सकता है। कुछ कहानियां समाज को इन्फ्लुएंस करती हैं और कुछ कहानियां समाज में बदलाव ला। उसके लिए कुछ बड़े बहादुर लोगों की जरूरत पड़ती है, बहादुर फिल्म मेकर्स की जरूरत पड़ती है, बहादुर राइटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कमर्शियलिज्म से ऊपर उठ के समाज में कंट्रीब्यूट करने के नाम पे कुछ बनाते हैं। अदरवाइज 80% तो हम, जैसा हमारा समाज है वैसे हम लोग हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं, कहानियां बनाते हैं, लिखते हैं। लोग तक है वो दिमाग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, पढ़ा के आते हैं, दफ्तरों से काम करके आते हैं, और दूसरी जगहों से किचन से काम करके औरतें बाहर आती हैं। हम उनको शाम को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एंटरटेन कर देते हैं, उनके थके दिमागों को सुकून पहुंचा देते हैं। 80% तो ये है, लेकिन 20% कहानियां ऐसी हो सकती हैं या होती हैं जो समाज पे असर डालती हैं और उनसे बदलाव भी आता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दानिश जी, सीरियल के लिए राइटिंग करना इज फार डिफरेंट और डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू राइटिंग फॉर वन सेल्फ। किस तरह का बुनियादी फर्क एज अ राइटर आप महसूस करते हैं? और व्हेन इट कम्स टू टाइट राइटिंग, सीरियल्स में चाहिए कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्या इंडिविजुअल के रोल्स को डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पहले समझना बहुत जरूरी होता है? क्या आप स्क्रैच देते हैं फिर लेटर ऑन उसे डेवलप किया जाता है? किस तरह का पूरा वर्क प्रोसेशन होता है? मैं बताता हूँ, फिल्म और टीवी में जो सबसे बुनियादी फर्क कहा जाता है वो ये है कि फिल्म डायरेक्टर्स मीडिया है और टेलीविजन राइटर्स मीडिया है। टेलीविजन में डायरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, और क्योंकि टेलीविजन का प्रॉब्लम यह है कि टेलीविजन में वॉल्यूम बहुत है। आपको रोज एक कहानी जो है वो सर्व करनी है, देनी है, और कहानी कागज से स्क्रीन तक आने में बड़ा वक्त और बड़ी एफर्ट और बड़ी एनर्जी लगती है। वो तकरीबन 100-150 लोगों का यूनिट मुसलसल 24/7 उसी काम पे लगा रहता है। अच्छा। लोग 14-14, 16-16 घंटे हम लोग शूट करते हैं। कई बार महीने में 22 एपिसोड दिखाने के लिए हमको महीने में 30 दिन काम करना होता है। ओहो, काफी टफ। जी बिल्कुल, 30 दिन। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है, हमारे एक्टर्स, अभी मेरा लास्ट शो था इस पे स्टार टीवी पे, मेरा प्रोडक्शन था सोफियाना प्यार मेरा, तो मेरी हीरोइन बेहोश हो गई शायद वर्कलोड की वजह से, इतना ज्यादा स्ट्रेस था। तो ये होता है। उसी हिसाब से हमको क्या होता है कि टीवी में कहानी है, रोज के हिसाब से लिखनी होती है कहानी। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है कि हम एक कोई कहानी सोचते हैं और कहानी जाके हम चैनल को सुनाते हैं। चैनल अपनी पॉलिसी के हिसाब से उस कहानी को पसंद करता है। पसंद करने के बाद कहानी का बेसिक फॉर्मेट तय हो गया, समझ आ गया, ये बेसिक फ्रेम है जिसके अंदर हमें कहानी बोलनी है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद हम एपिसोडिक कहानी पे आते हैं। एपिसोडिक कहानी बनती है एंड फिर वो एवरी डे का स्क्रीन प्ले और डायलॉग बन रहा होता है। वो सब चैनल के साथ अप्रूवल के साथ फिर आगे शूट पे जाता है। शूट होके फिर वो ऑडियंस तक सर्व हो जाता है। लेकिन फिल्म की लग्जरी अलग है। अगर उसे हम डिफरेंस को जानना चाहें, दोनों कंपैरिजन करें, फिल्म की एक लग्जरी अलग है। फिल्म में हम 2-2.25 घंटे में पूरी एक जिंदगी की कहानी दिखा रहे होते हैं, और यहाँ हम हफ्ते में 2-2.5 घंटे दिखा रहे होते हैं। हर हफ्ते हमको 2.5 घंटे दिखाना होता है। तो जो एक डे टू डे लाइफ सॉरी सर, आपको बीच में रोक रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर को शहजाद सलीम का सलाम और आदाब। वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका इस्तकबाल। जी सर, जी सर, मेरा एक छोटा सा ही सवाल है। जब से मुगले आजम जब रिलीज हुई थी, हालांकि लकब मुझे वहीं से मिल गया था हमारे मोहल्ले में जब मैं छोटा था, शहजादा सलीम, और मैं इरिटेट भी हो जाता था। तो उसकी कुछ खास जो इंटरेस्टेड है ना, जिन्होंने ये राइटिंग, ये कहानी लिखी, और क्या आसिफ ने काफी कुछ परेशानियों का सामना किया था, मैंने सुना था, तो कुछ उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से सर। भाई मैं अर्ज करूँ आपसे कि मेरे पास भी सुने सुनाए किस्से हैं, क्योंकि मुगल आजम की रिलीज
के 10 साल बाद में पैदा हुआ, 9 साल के बाद। सलीम जी ज्यादा बड़े हैं। इसलिए हाँ, इसलिए मेरे पास सुने सुनाए किस्से हैं। मुगल आजम को लिखने वाले 3-4 राइटर थे। उसमें एक जो मेन नाम था वो वजाहत मिर्जा साहब का था, वो बहुत बड़े राइटर थे। वजाहत मिर्जा साहब ने फिल्म लिखी, और जीनत अमान के वालिद थे अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने लिखी, और ये कमाल अमरोही साहब थे, उन्होंने लिखी, और खुद के आसिफ जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने। के आसिफ तो डायरेक्टर भी थे। हाँ, वो उतना ही वहीं तक ही पता था। तो उस टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इसका मतलब। अभी उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। उस जमाने के, उस टाइम के सेट और उस टाइम की कहानियां, उस टाइम के गाने और उस टाइप का कैरेक्टर, क्या आज भी जो लेटेस्ट अभी जो आ रही हैं फिल्में, जो कहानियां हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है सर आजकल? क्या हो सकता है? ऐसा होता है, जब से इंसान सिविलाइज हुआ है, समाज में रहना शुरू किया इंसान ने, तब से वो घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन ताजमहल कभी कभी बनता है। एफिल टावर बनेंगे, बुर्ज खलीफा बनेंगे, लेकिन ताजमहल एक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, अप्रिशिएट सर, बहुत जबरदस्त बात आपकी, बहुत जबरदस्त बात। ये सर ये आसिफ को और उनकी टीम को 16 साल लगे ये फिल्म बनाने में, मुगल आजम जिसका नाम है। और उसकी बड़ी ख्वाहिश, हालांकि मुगल आजम इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है कि उस पर अलग से एक प्रोग्राम रखा जा सकता है, जितना मैंने सुना या जाना है उसके बारे में। मुगल आजम की बस यूँ समझ लीजिए खास बात कि मुगल आजम जब पूरी हो गई और बिल्कुल आखिर में कलर टेक्नोलॉजी आ गई, के आसिफ साहब ने 2 गाने और कुछ एक सीक्वेंस जो है वो कलर में शूट की, और उसके बाद जब फिल्म की फर्स्ट कॉपी आ गई तो उन्होंने फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी से ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम फिल्म को स्क्रैप करके दोबारा से कलर में शूट करें। यानी वो पहले उन्होंने इनकार कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट ही थी मेरा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट थी। शाहपुर जी ने इनकार कर दिया और ये कहा कि मेरी आधी जायदाद बिक गई है इस फिल्म को बनाने में। 60 में जब 25-50 हजार में फिल्म बन जाती थी, तब 1.25 करोड़ में उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो लेकिन खास बात यह है कि उसके बाद फिल्म के फाइनेंसर ने अपने बच्चों से ये वसीयत की थी कि मैंने गलती की कि आसिफ की बात न मान के, मुझे माननी चाहिए। और ये कहा कि जब कलर में ट्रांसफॉर्म करने की टेक्नोलॉजी आ जाए तो आप जरूर करना। और उनकी वसीयत के मुताबिक आसिफ साहब के बेटे ने और फाइनेंसर के बेटे ने उसको कलर किया। अच्छा, फन पा रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपने बात बताई। ये सब चीजें वाकई हम लोग को नहीं पता चलती हैं, लेकिन आपने तो आई एम श्योर बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या फिर राइटर्स हों, लिरिसिस्ट हों, उनके साथ काम किया। पर्सनली आपके बहुत फेवरेट, जिनसे आप खुद भी बहुत मुतासिर होते हैं इंडस्ट्री में, कोई है ऐसे? मैं देखिए, जहाँ तक गीतकारी की बात है तो मैं हमेशा इंडस्ट्री में ताहिर साहब के काम से मुतासिर रहा। ताहिर लुधियानी ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। अच्छा। और अगर राइटर्स की बात करें, स्क्रिप्ट राइटर्स की बात करें, तो वजाहत मिर्जा साहब का मैंने अभी नाम लिया। जी जी। वो हमेशा से उनसे मैं मुतासिर रहा। दूसरा डॉक्टर राही मासूम रजा से भी बहुत मुतासिर रहा। और मेरे सीनियर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जावेद अख्तर साहब, उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ। सलीम जावेद, उन्होंने इंडस्ट्री में राइटर्स को एक नई इज्जत दिलाई और नई तरह से उन्होंने काम किया। सर, डायलॉग राइटिंग भी अगर आपसे पूछूं, क्या ये डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है? इसके पीछे किस तरह की राइटिंग प्रोसेशन होता है? बिल्कुल, डायलॉग राइटिंग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हॉलीवुड में डायलॉग राइटिंग करके कोई क्रेडिट अलग से नहीं होता। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ होता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होता है। और डायलॉग राइटिंग की अहमियत ये है क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट से अगर कंपैरिजन करें, आम जिंदगी में भी किरदार जो है वो थोड़े से डायलॉग वाले होते हैं। हमारे यहाँ अच्छी जबान है, जी जी, मुख्तलिफ जबानें हैं। उन जबानों में अलग अलग तरह के किरदारों की पहचान उनकी जबानों से होती है। मसलन डायलॉग राइटर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डायलॉग राइटर कई बार अपनी डायलॉग राइटिंग से हमारे किरदारों को अलग अलग कर देता है। मतलब एक कैरेक्टर का कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। मतलब मैं बोलता हूँ कि तुम बाजार चले जाओ, आपका इस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ये होता है कि तुम चले जाओ बाजार।
तो ये जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस है, उसके बाद जो वोकेबलरी का इस्तेमाल है, मसलन मेरे एक बड़े अजीज करीबी रिश्तेदार थे, बड़े शायर थे जी। उन्होंने मेरे एक शो को देखा एग्जाम्पल से, 90s में मेरा एक शो आता था नरगिस, देखा और उन्होंने मुझसे बड़ी शिकायत की कि यार तुम्हारा किरदार जो है वो एक किरदार गलत उर्दू बोलता है। अच्छा अच्छा। मैंने उनसे कहा कि अंकल आपने देखा कि वो किरदार कौन है? लेकिन नहीं, मैं समझा नहीं। मैंने कहा वो मजदूर का किरदार है, रिक्शा वाले का किरदार है, उससे गलत उर्दू ही बोलनी चाहिए, इसीलिए बनाया गया। ओह प्रोफेसर वाली उर्दू नहीं बुलवा सकता। अच्छा, ओके ओके, सही। हाँ, तो दिस इज ये- ऑल अबाउट डायलॉग राइटिंग। यस, दिस ऑल अबाउट दैट। और अगर स्टोरी लिखनी हो तब आप अच्छे वर्ड, अच्छी वोकैबुलरी और करेक्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायलॉग में आपको डिमांड देखना है कैरेक्टर की और उस हिसाब से आपको लिखना है। ये स्क्रीन प्ले राइटर ने हमको हमारे कैरेक्टर के साथ एज डायलॉग राइटर हमको इशारे दिए होते हैं कि मेरा किरदार ऐसा है, ये किरदार का बैकग्राउंड ये है, ये किरदार कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये किरदार बहुत जज्बाती है या कम जज्बाती है, ये पेट्रियोटिक है कि नॉन पेट्रियोटिक है, बिजनेसमैन है कि नॉन बिजनेसमैन है। तो उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी जबान और उस जबान के फ्लो को तय करती है और एक डायलॉग राइटर उसके हिसाब से उसे जबान देता है। वाओ, फैंटास्टिक। आज मतलब दानिश उसका मैं अगर एग्जांपल दूं, जी जी, एग्जांपल दूं आपको कि आप मुन्ना भाई MBBS के मुन्ना भाई को जो एक गुंडा है और बम्बईया है, उसे आप एक लखनवी जबान दे दीजिए, बिल फ्लॉप हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल, कैरेक्टर्स को सोचना पड़ता है जहन में, उसके बाद Right. लिखा जाता है। अच्छा दानिश जी, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अब हम उस दौर से काफी हद तक निकल आए हैं जब टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री को कम फोकियत दी जाती थी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। अब मुझे लगता है यंगस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्यूजिटिव हैं, और एक नया टर्म है क्रिएटिव, और उस टर्म में बड़ा फिट हो जाती है ये पूरी इंडस्ट्री, चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो, चाहे क्रिएटिव वर्क हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, सब कुछ एज ए होल अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है किस तरह का फ्यूचर है और किस तरह की तैयारी की जरूरत है? और अगर मैं राइटिंग की स्पेसिफिकली बात करूं तो अब ट्रेंड वो आ गया है कि प्रिसाइज राइटिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। जी राइट, मैं बताता हूँ आपको। आज हम टीवी से भी आगे एक कदम आगे चले। हमारा फ्यूचर भी टीवी नहीं है, टीवी भी हमारा और डे टू डे लाइफ बन के रह गया है या रह जाएगा। हम और आगे OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलेंगे। जी हाँ, सही। और OTT प्लेटफॉर्म्स की राइटिंग एकदम एक तीसरा फॉर्मेट लेके आएगी। पहला फॉर्मेट होता था फिल्म, दूसरा होता था टीवी, अब एक तीसरा फॉर्मेट आ गया OTT प्लेटफॉर्म। ओके, और उसके साथ अभी तक खास बात यह है कि वहाँ कोई ऐसी बड़ी सेंसरशिप टीवी या फिल्म जैसी नहीं है। जी हाँ, तो वहाँ नहीं है, तो वहाँ आपको अपनी कहानियों में तजुर्बात करने के ज्यादा मौके हैं और लोग जी। कर भी रहे हैं, तजुर्बात कर भी रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमने तो शुरुआत जब की थी तो एवन टीवी भी ना की बराबर था, दिल में ले दे के होती थी, और टीवी दूरदर्शन होता था, सही। और जी टीवी सिर्फ शुरू से GCC चैनल के नाम से टीवी शुरू हुआ था। अच्छा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यंगस्टर्स के लिए या फिल्म और टेलीविजन से मुतासिर लोगों के लिए, वहाँ काम करने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज हैं। आप Right. कोई भी अच्छी कहानी लेके आएंगे तो उसे वेलकम किया जाएगा। ओके। आपको इस तरफ काम कर रहे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है OTT की तरफ? जी जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ काम, और बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ एक OTT प्लेटफॉर्म पे के लिए प्रोड्यूस और राइटिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट काम शुरू भी हो चुका है। चलिए, अच्छा, हम वी लुकिंग फॉरवर्ड टू वाओ, इट। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा लॉकडाउन की वजह से कुछ चीजें पोस्टपोन हुई, देर से थोड़ी दूर चली गई। हाँ, इनफैक्ट मैं एक शो की तैयारी भी कर रहा था जो OTT प्लेटफॉर्म और चैनल पे एक साथ, ये प्लेटफॉर्म है, अच्छा। उनका दोनों एक साथ होना था उसमें, और वो शूट भी कतर में करने वाला था। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, ये कतर में शूट करने वाला था। एक रोमांटिक थ्रिलर है अच्छा, वो। हाँ, वो सर होना करने था, वाला उसको था, तो इंशाल्लाह करने वाले हैं। आएंगे। अभी भी करने वाला हूँ। Okay. पोस्ट लॉकडाउन एक बार नॉर्मल हो जाए सब इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ऑल, इंशाल्लाह। और हाँ इंशाल्लाह। तो इट वाज शेड्यूल्ड टू बी शॉट इन वी से अप्रैल, एंड इट वाज शेड्यूल्ड टू बी ऑन एयर इन पोस्ट IPL,
बट ये लॉकडाउन की वजह से सब आगे बढ़ गया। ओह, चलिए हम हाँ, उम्मीद वैसे कर आगे रहे हैं कि बढ़े। सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो और बहुत जल्द आप खतर में आए शूट करने और आपसे फिर एक बार मौका मिले पर्सनली मिलने का, मुलाकात करने का। सर आप पोइट हैं और पोइट से अगर रिक्वेस्ट ये ना की जाए कि कोई अपना नगमा, कोई अपना अशार, क्योंकि वक्त हमने आपका बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते अपने स्टाइल में कुछ खास हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप सुनाएं और कहें। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी नज्म सुना देता हूँ। इरशाद। और क्योंकि मैंने अभी नाम लिया साहिर साहब का, कि मैं साहिर साहब से बहुत मुतासिर हूँ, जी जी। तो साहिर साहब की एक नज्म है कभी कभी। तो उस कभी कभी से मुतासिर होकर मेरी लिखी गई नज्म है, तो वो आपके और आपके सुनने वालों की गोश गुजार करा देता हूँ। इरशाद। इरशाद। जी। कभी कभी तेरी जुल्फों के वो घने साए, कभी कभी तेरी जुल्फों के वो घने साए कुछ इस तरह से मुझे मुझसे दूर करते हैं कि जैसे रात की गुमनाम खामोशी बनकर शराब कब्र हवाओं में जलते बुझते हैं। मैं गड्डो पेश की दुनिया से बेखबर होकर गए दिनों की पनाहों में लौट जाता हूँ। वो रास्ते हैं जहाँ नक्शे पा तेरे रोशन, मैं जैसे फिर उन्हीं राहों में लौट जाता हूँ कि जब मैं शायरे बेनाम था मेरी नज़में तेरे मिजाज की मोहताज होकर रहती थी। मेरी गजल के हर एक शेर में तेरी आंख मेरे ख्याल की मेराज होकर रहती थी। कि सिगरेटों की तलब आके मेरी आंखों में बहुत यकीन से तेरा इंतजार करती थी। कि सिगरेटों की तलब आके मेरी आंखों में बहुत यकीन से तेरा इंतजार करती थी। मैं हैरतों में अभी तक हूँ गुमशुदा लड़की कि मुफलिसी में भी तू मुझसे प्यार करती थी। बहुत खूब। कभी कभी तेरी जुल्फों के वो घने कुछ इस तरह से मुझसे दूर कर। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और हिशाम, आई एम श्योर तुम खो गए। मैं पिक्चर कर रहा था साथ साथ सारा कुछ। इतना खूबसूरत राइटअप है माशाल्लाह आपका। सीरियसली हम लोग कनेक्ट हो गए एंड थैंक यू सो मच जावेद जी, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमसे इतनी अच्छी खूबसूरत बात की, इतनी अच्छी टिप्स दी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजिया, एंड टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच, एंड टू ऑल ऑफ योर लिसनर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तहम्मुल से सुना और फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह, जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। सर आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और एक बार फिर से थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आपने बताया कि आपके रोल मॉडल आपके अब्बा रहे। जी जी बिल्कुल, मेरे वाले